ऐसे क्षेत्र से आप आते हैं जहां पहुंचने के लिए चलना पड़ता है पैदल, वो भी 18 किलोमीटर। तो बचपन मेरा बहुत कठिनाई से गुजरा और कक्षा 5 में जब मैं था उस समय मेरे पिताजी का मेरे सर से साया उड़ गया। और ये पर्सनल कोई राजेंद्र भंडारी की कोई जीत नहीं है, ये गांव की जीत है। और मुख्यमंत्री जी के पास भी मैं 4 बार गया और एक बार बुटोला जी भी मेरे साथ आए। मेरे आराध्य देव वजीर जी जो पूरे क्षेत्र के मालिक हैं जी, घोड़े खच्चरों के सारे ही मैं अपना आजीविका चलाता हूँ। ये बता, कम से कम 18 दूना 36 किलोमीटर हमारा पर डे का आना जाना होता है। आते जिला मुख्यालय हॉस्पिटल में आते आते वो वैसे भी मर जाएंगे। तो ग्रामीण पे चोट लगती है तो ये एम्बुलेंस नहीं आएगी। टूरिस्ट आता है ये एम्बुलेंस तुरंत लगभग 800 रुपया पर खच्चर मिल जाता है। फिर उसमें खाना भी खाना है, खच्चर भी ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपया बच पाता है। क्या बात कर दी आपने। नमस्कार, मैं सुनील पुंडेर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में। पूरे एनएच परिवार की ओर से आज एनएच परिवार के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में उत्तराखंड की एक ऐसी विभूति जिन्होंने संघर्ष के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, जटिल नहीं होता है। एक ऐसे गांव से, एक ऐसे क्षेत्र से आप आते हैं जहां पहुंचने के लिए चलना पड़ता है पैदल, वो भी 18 किलोमीटर। और आपने बहुत संघर्ष किया, आपके क्षेत्रवासियों ने संघर्ष किया। बचपन से आपका संघर्ष रहा। महज कक्षा 5 में आप थे तब आपके सिर से पिता का साया छिन गया। 5 भाई बहनों में आपने अपनी बहनों की शादी की जिम्मेदारी निभाई और साथ ही साथ लगातार किसी न किसी माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते रहे, जनता के लिए कार्य करते रहे, क्षेत्रवासियों के लिए कार्य करते रहे, अपने परिवार का भरण पोषण किया। आज हमारे साथ उत्तराखंड के एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने संघर्ष के माध्यम से साबित किया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। आप हैं श्रीमान राजेंद्र सिंह भंडारी, विकास संघर्ष समिति डुमक के अध्यक्ष। तो भंडारी जी नमस्कार, आप जैसी प्रतिभा का एनएच परिवार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पहले तो मैं एनएच परिवार को प्रणाम करते हुए और पुंडीर जी को भी प्रणाम और चरण वंदन करते हुए, मेरा तो बचपन ही ऐसा गुजरा कि क्या बताऊं मैं। जब मैं कक्षा 5 में था उस समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया। आपने एक शब्द बोला चरण वंदन, तो मैं तो कहता हूं आप जैसी प्रतिभाओं का ही चरण वंदन है, नमन है आपको। कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप लोगों ने संघर्ष किया और उस दुर्गम क्षेत्र में आप सड़क ले जाने में कामयाब हुए। सबसे पहले चलते हैं व्यक्ति विशेष में, बढ़ते हैं आगे और जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में। तो बचपन मेरा बहुत कठिनाई से गुजरा और कक्षा 5 में जब मैं था उस समय मेरे पिताजी का मेरे सर से साया उड़ गया। और मैं धीरे धीरे ऐसे ही लोगों की ठोकरें खाई मैंने बचपन में, काफ़ी लोगों के ताने से सहे मैंने। और बचपन में थोड़ा जब पिताजी का साया उड़ जाता है तो आपको भी पता होगा कि भाई कैसी गुजरती है। और आजीविका का कोई साधन नहीं था। मेरी माँ हमें मांग मांग करके खिलाया और नहीं मुझे सहारा मिला। मेरी माता जी इतनी कर्मठ थी कि स्वयं वो अपने आप खेती बाड़ी करती थी। लोगों के खेतों में हल लगता था। मेरी माँ स्वयं कुदाल से खेतों को खिन करके बीज बोती थी। ऐसे करके हमारा जीवन चला। केवल पिताजी ने मेरी बड़ी बहन की शादी की थी। उसके बाद दो बहन मेरी और थी, उन बहनों की शादी भी करवाई मैंने। और फिर एक पीछे से मेरा भाई भी है, वो अभी बीएड कर रहा है। और मैं भी ऐसे ही थोड़ा बहुत सामाजिक कार्यों में लगा हूँ।
फिर गांव में कोई छोटा बड़ा काम होता है, फिर उसको भी करते ही रहता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे आराध्य देव वजीर जी, जो पूरे क्षेत्र के मालिक हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। फिर एक मैं आस्था से जुड़ा हुआ भी आदमी हूँ, जो माँ नंदा भगवती हमारी गांव की आराध्य देव है, तो वो मुझ पर औरत भी होती है। अच्छा, यानी आप पशुआ भी हैं। वाह, तो गजब है। आप हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर को भी आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं भाई। भंडारी जी, कमाल है भाई। आज तो हम गदगद हो गए हैं कि आप जैसी प्रतिभा हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे भंडारी जी। और जैसे कि आपने बताया कि भाई जब आपके पिता का साया आपके सिर से छिन गया तो आपकी माता जी ने बड़े संघर्षों से आपको पाला और 2 बहनों की शादी भी आपने करवाई। अभी भी आपके साथ आपके भाई हैं, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बड़ा भाई पिता समान होता है, तो आपकी जिम्मेदारी है, आप लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये जो आप काम करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं भंडारी जी वर्तमान समय में? वर्तमान समय में देखो, मेरी आजीविका ना तो मैं नौकरी वाला हूँ ना कुछ हूँ, केवल मेरा जो आजीविका साधन है वो घोड़े खच्चर है मेरे। अच्छा जी, घोड़े खच्चरों के सारे ही मैं अपना आजीविका चलाता हूँ। ये बताएं कि जो आप सामान ले जाते हैं, घोड़े खच्चर तो डेफिनेटली आप सामान ले जाते होंगे, तो भंडारी जी अपने गांव में आप कहाँ से सामान ले जाते हैं? हम ये कुजाओं से ले जाते हैं, जिला मुख्यालय पहला गांव समझो डुमा जाने के लिए जी, तो कुजाओं से ले जाते हैं और 18 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है हमें। और आपको पता ही होगा, एक ही दिन में हम अप डाउन करते हैं। सुबह 36 किलोमीटर चलते हैं आप? तो 36 किलोमीटर हम सुबह 4 बजे घर से आ जाते हैं और 9-10 बजे को कुजाओं में आते हैं। फिर क्या हुआ, थोड़ा नाश्ता पानी किया, उसके बाद चल दिए और कम से कम 18 दूना 36 किलोमीटर हमारा पर डे का आना जाना होता है। मतलब जो 36 किलोमीटर चल कर आप 18 डाउन और फिर 18 अप आप गए, फिर आपने यहाँ से सामान अपने खच्चर घोड़े में रखा, आप वहाँ गए, तो उसमें क्या कमाई हो जाती होगी? लगभग 800 रुपया पर खच्चर मिल जाता है। फिर उसमें खाना भी खाना है, खच्चर भी, ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपया बच पाता है। क्या बात कर दी आपने। बाकी कुछ नहीं। वो कहते हैं, एक कहावत है, भाई गुड़ खाएगा तो भाड़ा में कटेगा। वही वो गाड़वाली में कहते हैं ना, गुड़ खाएगा तो भाड़ा में कटेगा। भले आपने इस चीज को हंसी में लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ज्वलंत विषय है। तो भंडारी जी, ये तो रही बात। अब मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, घुमड़ के आ रहा है। अब वो ये आ रहा है कि जो आपने भी बात करी थी कि अगर कोई गिर गया या कुछ समस्या हो गई, तो उस संदर्भ में भी आपसे पूछूंगा। ऐसा गांव जहां 18 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सड़क से गांव तक पहुंचेंगे, वहां का जनजीवन कैसे है, कैसे रहते हैं आप लोग वहां पर, तो क्या क्या कठिनाइयां होती हैं उस जीवन की, वो आप दर्शकों तक जरूर रखें, ताकि वो आपकी पीड़ा को समझ सकें कि आपने इतने वर्षों से किस प्रकार उस जीवन शैली को जिया होगा। जीवन शैली तो सर क्या हो, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या पहाड़ से गिर जाता है, कुछ वो हो जाता है, तो या तो एक ही मात्र सहारा है, डंडी कंडी का सहारा। डंडी कंडी के सहारे से 18 किलोमीटर पैदल लाना। कोई तो रास्ते में अपना दम तोड़ देता है, कोई बच गया तो वो हॉस्पिटल में आते, जिला मुख्यालय हॉस्पिटल में आते आते वो वैसे भी मर जाएगा। तो बड़ा कठिन वो है हमारा। और बाकी बीच में आपको पता होगा, 1-2 साल में एक टूरिस्ट गिरा था हमारे यहाँ। अच्छा जी, एक टूरिस्ट गिरा था। तो वो क्या हुआ कि रात को पता चला हमें कि
टूरिस्ट गिर गया। उसको बड़ी मुश्किल से वो पालकी बना के उसको ले आए वो स्ट्रेचर में। बाकी स्ट्रेचर तो कहाँ होता है, वो टाट टूट का बनाया, हमारे पास ना तो वैसी सुविधा है। उसमें लिटा के गांव तक लाए। गांव में लाए तो सीरियसली हो रखा था। दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से इधर उधर फ़ोन कर के तब एयर एम्बुलेंस बुलाई गई। अच्छा जी, क्योंकि वो टूरिस्ट था। एयर एम्बुलेंस तब आई वहाँ, और हम लोग गो पे चोट लगती है, एयर एम्बुलेंस वहाँ नहीं आएगी। यानी कहीं न कहीं ये एक चूक है। चूक है जी, एक चूक ये है कि भाई क्या ग्रामीण पे चोट लगती है तो एयर एम्बुलेंस नहीं आएगी। टूरिस्ट आता है तो एयर एम्बुलेंस तुरंत आ जाता है। तो ये तो संज्ञान में लेने वाली बात है कि जान तो जान है, चाहे वो ग्रामीण की हो चाहे टूरिस्ट की हो। इस पर तो बहुत गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। चिंतन का विषय ये है कि आखिर अगर एयर एम्बुलेंस की सुविधा है तो वो क्यों ना हर एक ग्रामीण, हर एक जन के लिए हो, हर एक व्यक्ति के लिए हो, बिना गरीबी अमीरी देखे हुए, बिना स्थान देखे हुए। ये बहुत चिंतन का विषय है। और जो आपने बताया कि चलिए उनको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया और आप लोगों को जो डंडी कंडी के माध्यम से पहुंचना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और ऐसा भी हो सकता है कि प्राण न बच पाए। तो बाकी जो वहाँ का जीवन है, तो स्वास्थ्य के मामले में तो आपने बता ही दिया। बहुत सारे ऐसे और भी मुद्दे हैं जो कि जटिल भी होंगे, और आई थिंक पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं जो कि जिनके गांव में सड़क नहीं है, उनको इस बारे में ढंग से पता है। मैं इस आज ये व्यक्ति विशेष कार्यक्रम के माध्यम से अगर कोई संबंधित व्यक्ति, अधिकारी, हमारे नेतागण और हमारे मुख्यमंत्री महोदय कोई भी सुन रहे हों तो कृपया आज के दौर में जहाँ की हर जगह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सड़कें पहुँच चुकी हैं, तो इन क्षेत्रों को अवश्य जोड़ा जाए, क्योंकि सड़क है तो प्रगति है, सड़क नहीं है तो प्रगति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने बहुत सारे संघर्ष किए, आपके ग्रामीणों ने, आपके साथियों ने, ग्रामवासियों ने संघर्ष किए। तो जो डुमक्कलकोट तक सड़क पहुंचाने के लिए आपका संघर्ष रहा, तो भंडारी जी क्या क्या हुआ उस संघर्ष में? लोगों ने कैसे किया, आपने कैसे किया, क्या विचार बने? उसमें मैं पहले तो अपने गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उन लोगों की प्रेरणा से जो मैं आज एनएच परिवार के साथ बैठा हूं, तो उन लोगों की, गांव वालों की प्रेरणा से मैं यहाँ पे पहुँचा हूं। और मैं गांव वालों का और युवा वर्ग का, महिला शक्ति का मैं आजीवन आभारी हूँ, जो इन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस विकास संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया। उसके लिए मैं उनका, कहते हैं गढ़वाली में कि भाई ऋण दे सकूँगा पर गुण नहीं दे सकूँगा। भाई पैसा तो दे दूँगा मैं, पर गुण नहीं दे सकता मैं। और उन लोगों का, जो मेरे बुजुर्ग लोग हैं, मेरे साथ एक 90 वर्षीय बच्ची देवी आपने भी काफ़ी चलाया था न्यूज़ में, यूके उत्तराखंड ने और मीडिया कर्मियों में। तो जब 90 वर्ष की बूढ़ी माँ बच्ची देवी डुमक में 150 दिन बैठ सकती है, तो हम नौजवान, नया खून, हम क्यों नहीं बैठ सकते? बिल्कुल, बहुत बढ़िया जो संदेश है। और लोगों ने देखा वो जोश, जज्बा, जुनून कि एक जो वृद्ध माता है, हमारी मातृशक्ति है 90 साल की, वो आपके साथ भूख हड़ताल पे बैठी। तो किस प्रकार आपने आयोजन किया, कौन कौन लोग रहे, आप कहाँ कहाँ गए, किस किस द्वार पर आप गए, किस किस अधिकारी से मिले? पहले मैंने युवा साथी को चुना कि युवाओं को बैठा कर, गाँव में बैठा कर मीटिंग की। मीटिंग में मैंने कहा आप लोग साथ देंगे तो मैं क्या हुआ, आगे बढ़ूँगा। फिर युवा साथियों ने भी, सभी ने मुझे वो बोला कि आप करिए और हम आपके साथ जहाँ भी जाना होगा जाएंगे। फिर मातृशक्ति ने मुझे साहस बढ़ाया। मातृशक्ति ने भी ये कहा कि तुम्हारे साथ हैं, जहाँ भी बोलेगा हम वहाँ आएंगे। फिर बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग प्रेम सिंह सनवाल जी, वो तो पहले ही से काफ़ी वो रहे,
ये सामाजिक क्षेत्र में। और जो आज जनदेश के लक्ष्मण सिंह नेगी जी हैं, वो भी मेरे काफ़ी मार्गदर्शक रहे और उन्होंने भी मुझे वो आते रहे। फिर एक रिलेशनशिप भी है, मेरे मामा जी भी हैं वो, और उन्होंने मुझे वहाँ से प्रमोट किया और बोला कि भाई क्या हुआ, आप चिंता मत कीजिए, आप ये ऐसे काम कीजिए और मैं भी आपके साथ हूँ। इसमें तमाम बुद्धिजीवी वर्ग भी मेरे साथ रहे। और अधिकारी की बात की आपने, मैं तो पहले अपने जिला अधिकारी महोदय डॉक्टर संदीप तिवारी जी का भी बहुत बहुत आजीवन आभारी हूँ, इन महान व्यक्ति ने मेरा साथ दिया, मेरा गांव का साथ दिया और मेरे युवा और मातृशक्ति का साथ दिया। और उन्होंने जब मेरी और डीएम साहब की मुलाकात हुई तो एक अपना छोटा भाई मान के उन्होंने मेरे से बात की, बोला कि मैं इस काम को सॉर्ट आउट करूँगा। मुझे बड़ा वो लगा कि मेरा बड़ा भाई मुझे बोल रहा है। वाह, बहुत खूब। तो जिला अधिकारी के तौर पे नहीं, मैंने सोचा मेरा बड़ा भाई मुझे डॉक्टर संदीप तिवारी जिलाधिकारी चमोली भाई सारी जो जनता है उनसे प्रसन्न है। जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली है, मृदुल व्यवहार के धनी व्यक्तित्व हैं और उस सब को इतने बढ़िया तरीके से ट्रीट करते हैं तो बहुत। और अभी तो उनका विवाह भी हो गया है, विवाह के माध्यम से भी उन्होंने इतना सादेपन से जो विवाह किया तो लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि किस प्रकार एक उच्च पद, भाई जिलाधिकारी हैं वो, उनकी जो धर्म पत्नी हैं वो भी डॉक्टर हैं। इस मंच के माध्यम से मैं जिलाधिकारी महोदय को दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, मंगलदायक हो, भगवान गोपीनाथ की उन पर कृपा बनी रहे और इसी प्रकार वो जो जनता है उसके लिए सोचते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी बात आ गई तो मेरे मन में भी कुछ उद्गार थे, वो निकल आए, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व तो बहुत कम मिलता है और डॉक्टर संदीप तिवारी एक पर्याय हैं कि किस प्रकार बहुत शानदार तरीके से आप जिले का संचालन कर सकते हैं। तो आगे जी। तो मैं जिला अधिकारी महोदय को पहले तो शादी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं अपने ग्राम सभा डुमा की ओर से। और जहाँ तक रही संघर्ष और ग्रामीणों की बात, तो ग्रामीणों को मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ये व्यक्तिगत मैंने भी नहीं लड़ाई है और लड़ाई, और पूरे गांव वालों ने लड़ाई है और जो पूरे क्षेत्र की जीत है इसमें। और ये पर्सनल कोई राजेंद्र भंडारी की कोई जीत नहीं है, ये गांव की जीत है। और मुख्यमंत्री जी के पास भी मैं 4 बार गया और एक बार बुटोला जी भी मेरे साथ आए और वो हर पल हमारे साथ रहे। और 4 बार 2 बार तो मैं उनके निजी आवास पे भी गया। गढ़वाली में कहते भी हैं कि बच्चा जब तक रोएगा नहीं तो माँ तब तक दूध भी ये बात। और इससे मैंने भी सीखा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं यार आप इतना सारा काम करते हो और वो क्यों नहीं बोलते हो। मैंने कहा यार मुझे रोना नहीं आता मुझे लग रहा है अब आपकी बातों को समझकर रोना पड़ेगा, क्योंकि माता को तभी चलेगा पता कि भैया बच्चा रो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, ये मिसाल भी रही है। और अब क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, आपका इस समय चयन हुआ है गोरा देवी पुरस्कार के लिए 2025 में समाज सेवा के क्षेत्र में, तो आपको बहुत बहुत बधाई एनएच परिवार के माध्यम से। और आपको ये भी जानना चाहेंगे आखिर कैसा लगा आपको जब आपको पता चला कि आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो चुनाव है हुआ है गोरा देवी पुरस्कार 2025 के लिए। जी मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और ये पुरस्कार मेरे लिए नहीं, मेरा पूरे गांव और मेरे क्षेत्र की जनता का सम्मान है। ये पर्सनल क्या राजेंद्र सिंह भंडारी जी को वो नहीं है। ये बहुत बढ़िया, जहां ऐसी सोच हो कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है बल्कि मेरे क्षेत्रवासियों के लिए है, आपको भी नमन है, आपके क्षेत्रवासियों को भी नमन है, क्योंकि आप लोगों ने संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद आपको सफलता मिली है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप एनएच परिवार के स्टूडियो में आए, व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आए, आपने अपनी बातें रखी, जनता को संदेश दिया कि किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं संघर्ष के माध्यम से। और तो एक संदेश आपका एनएच परिवार के लिए। मैं पहले तो एनएच परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं जैसा अनपढ़ आदमी भाई, अरे नहीं, देखिए मैं यहाँ पर आपको इसलिए रोकूंगा कि आप अनपढ़ न कहें। जिंदगी की किताब से आपने हाई स्कूल तक पढ़ा है। आपसे मेरी वार्तालाप हुई तो क्योंकि उसके में आपके पिताजी का साया आपके सिर से उठ गया, तो उस भाई पारिवारिक पृष्ठभूमि है, इतने लोगों का परिवार है, उसमें आप जिम्मेदार हैं, तो नहीं हो पाई पढ़ाई। अनपढ़ नहीं है आप, आपने जिंदगी की पाठशाला से बहुत कुछ पढ़ा है। तो बात है मैं एनएच परिवार का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी को और एनएच परिवार को एक संदेश देना चाहता हूँ कि भाई क्या हो, संघर्ष करने के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं चाहिए, और उसका कार्यशैली कुछ भी हो। मैं तो एक गुड़ खच्चर चलाता हूँ अपने आजीविका के लिए, और उसी में क्या सभी काम करता हूँ। और एक घोड़ा चलाने वाला जब संघर्ष कर सकता, आंदोलन कर सकता है, तो आप लोग भी और जनता भी सभी क्या हुआ अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने अपने गांव के लिए कर सकता है। कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं चाहिए, संघर्ष सोच होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि नहीं हम कर सकते हैं। वाह, आपको भी नमन, पुनः आपके पूरे क्षेत्रवासियों के, आपके ग्रामीणों को नमन। बहुत अच्छा लगा कि आप एनएच परिवार में आए। आप देख रहे हैं एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज, और आज हमारे साथ 18 किलोमीटर पैदल सड़क से जाने के बाद जिस गांव में पहुंचते हैं उसका नाम है डुमक, और आप वहां के संघर्षशील एक नेतृत्व हैं श्रीमान राजेंद्र सिंह भंडारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आप अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर दें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को दें सब्सक्राइब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।